हेलो कॉमर्स स्टूडेंट व्हाट्सअप। देखो यार, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और आज ही हम इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे, यानी कि ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर बच्चे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 4 एडजस्टमेंट्स हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो बच्चों को थोड़ा परेशान करते हैं, उसको समझने में थोड़ा बच्चे परेशानी फेस करते हैं। लेकिन आई कैन गारंटी यू, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, पूरी शिद्दत के साथ देखते हैं, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। आप कभी भी इन से रिलेटेड एडजस्टमेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं, रट्टा नहीं मारने वाले। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। और आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई होप आप नीचे दिए हुए लिंक को यूज करके, नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई में उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो नोट्स अकाउंटेंसी के दी बेस्ट नोट्स हैं। उसमें आपके कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाते हैं, आप एग्जाम के लिए रेडी भी हो सकते हैं उन्हीं नोट्स को यूज करके, और क्विक रिवीजन के लिए भी उन नोट्स को यूज कर सकते हैं आप। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज कंप्लीटली फ्री फ्री फ्री। तो लिंक को यूज करके नोट्स को डाउनलोड करें और उनका फायदा उठाएं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4। देखो, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में कवर होता है। यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पार्ट है। चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम वो 4 एडजस्टमेंट के बारे में समझेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। उनसे रिलेटेड हम सारी डिटेल्स अच्छे से समझने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने वाले हैं। फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। 2 अकाउंटिंग बेसिस होते हैं, पहला कैश बेसिस, दूसरा एक्रूअल बेसिस। उनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बताता है कि हमें एक ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में कब रिकॉर्ड करना है, यानी वो ये बताता है कि एक ट्रांजैक्शन, एक इनकम के और एक एक्सपेंस के रिकॉर्ड होने का टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग ए। उसमें एक बच्चे ने 5,000 रुपए की फीस मार्च मंथ में जमा करवाई है। लेकिन ये जो फीस जमा करवाई है वो उस कोर्स के लिए है जो अप्रैल मंथ में पढ़ाया जाएगा, यानी नेक्स्ट मंथ में पढ़ाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यार कि इस इनकम को हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए। और इसीलिए कैश बेसिस, और इसीलिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है, देखो मेरे पास दो मेथड है इस चीज के लिए, 2 बेसिस हैं। पहले का नाम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नाम से ही पता लग रहा है बॉस कि ये ना कैश सेटलमेंट पे फोकस करता है, कि मेरे पास किसी भी इनकम से रिलेटेड कब पैसा आया या किसी भी खर्चे से रिलेटेड कब पैसा गया, मैं उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लूंगा। यानी अगर कोई भी बिजनेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, तो वो इस 5,000 रुपए की इनकम को मार्च मंथ में रिकॉर्ड कर लेगा। क्यों? क्योंकि कैश जो है वो रिसीव कब हुआ है, वो मार्च मंथ में रिसीव हुआ है। ठीक है, ये तो क्लियर है, नाम से ही पता लग रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो बेसिस है, दैट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये दिमाग का इस्तेमाल करता है। ये बोलता है यार मुझे कैश से कोई मतलब नहीं है, कैश कभी भी आए कभी भी जाए, मैं किस चीज पे फोकस करता हूं कि ये जो इनकम है या ये जो एक्सपेंस है वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है। यानी कि आपके पास जो इनकम है उसके लिए आपने सर्विस कब प्रोवाइड की है, या फिर अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो एक्चुअली में इनकर कौन से पीरियड के लिए हुआ है। एक्रूअल बेसिस उस पीरियड पे फोकस करता है। तो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो वो इस 5,000 रुपए की इनकम को अप्रैल मंथ में रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि इट रिलेट्स टू टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अप्रैल। भले ही पैसा मार्च में आ गया हो, लेकिन टीचिंग सर्विसेज जो हैं वो इसके लिए अप्रैल मंथ में प्रोवाइड की जाएगी। वो
वो जो लेक्चर है, वो जो कोर्स है, वो अप्रैल मंथ में पढ़ाया जाएगा। मतलब वो इनकम जो है वो अप्रैल मंथ से रिलेटेड है, मार्च मंथ से रिलेटेड नहीं है। यानी इन समरी कैश बेसिस जो है वो तो कैश सेटलमेंट पे फोकस करता है। बॉस मुझे तो ये बता दो रोकड़ा कब गया या कब आया, मैं उसी दिन पे उस ट्रांजैक्शन को, उस इनकम को, उस खर्चे को रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है दिस फोकस ऑन व्हेन इनकम इज अर्नड एंड व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। यानी वो उस पीरियड से रिलेटेड बात करता है जिस पीरियड से रिलेटेड खर्चा या इनकम अर्न हुई है या इनकर हुई है। ठीक है, तो सेम ट्रांजैक्शन लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रिकॉर्ड होता है, दोनों ही अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, कैश बेसिस में अलग, एक्रूअल बेसिस में अलग। लेकिन यार अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से एक ट्रांजैक्शन के कैश सेटलमेंट की डेट और उसके एक्चुअल इनकर या अर्न होने की डेट में डिफरेंस हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे कौन से रीजंस या एडजस्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक ट्रांजैक्शन के कैश सेटलमेंट का पीरियड उसके एक्चुअल पीरियड से डिफरेंट हो सकता है। यही वो 4 रीजंस हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। पहला रीजन है जब मनी यानी पैसा या तो आ जाए या चला जाए। कब? जब उसको जाना चाहिए था उससे पहले, सॉरी, जब उसको जाना चाहिए था उससे पहले अगर वो चला जाता है या आ जाता है। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम। नाम पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, मिस्टर मसल है, आप अपने आप को भी इसमें इमेजिन कर सकते हैं। आपको या मिस्टर मसल को ये चस्का लगा, मोटिवेट हो गए कि अब मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, मसल बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी है वगैरह वगैरह। 1 अक्टूबर को उन्होंने पूरे 24,000 रुपए की फीस जिम को पे कर दी, जो कि 1 साल की फीस थी, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2026 टू सितंबर 2027। ये 12 महीने हो गए। 12 महीनों के लिए 24,000 रुपए की फीस उन्होंने जिम को पे कर दी। किसने? मिस्टर मसल ने। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो इसके अंदर अब 2 अकाउंटिंग पीरियड या 2 फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। याद है आपको याद होगा हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027। 12 महीनों के पीरियड में से 6 महीने का पीरियड अक्टूबर से लेकर मार्च तक का पीरियड तो एक अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, विच इज अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर 2026-27। और बाकी के जो 6 मंथ्स हैं यानी अप्रैल 2027 से सितंबर 2027, ये जो पीरियड कवर हो रहा है वो हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027-28। यहां तक क्लियर है? अगर थोड़ा सा पॉज करने की जरूरत है, फिर सोचने की जरूरत है तो कर लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना। 12 महीनों में से 12 महीनों का पीरियड 6 महीने 1 साल में कवर हो, एक अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है, 6 महीने दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है। ठीक है, तो 24,000 में से जो 12,000 रुपए का अमाउंट है वो तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से रिलेटेड है। बाकी का जो 12,000 है यानी कि बाकी का जो 6 महीने से पीरियड 6 महीने के पीरियड से रिलेटेड का जो अमाउंट है वो है फाइनेंशियल ईयर 2027-28 से रिलेटेड। यहां तक भी क्लियर है? बहुत सिंपल है, अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट इसके अंदर थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 यानी कि ये वाला एक्सपेंस कितना हुआ मिस्टर मसल का? आप बोलेंगे कि सर 12,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ है, 24,000 रुपए का नहीं, क्योंकि 24,000 रुपए का तो सिर्फ पेमेंट हुआ है, खर्चा 12,000 रुपए का है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 12,000 रुपए हैं यानी कि ये रेड वाले जो 12,000 रुपए हैं, ये खर्चा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से रिलेटेड सिर्फ 12,000 रुपए का ही खर्चा है, जो मिस्टर मसल के लिए खर्चा बन जाएगा, एक्सपेंस, और जिम के लिए ये एक इनकम बन जाएगी।
अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर फिर ये 12,000 रुपये क्या है, जो रिमेनिंग 12,000 रुपये क्या है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है जी, वो 12,000 रुपये की बात करते हैं। ये 12,000 रुपये क्या है, ऐसा खर्चा है जो हुआ नहीं है लेकिन आपने पे कर दिया, यानी एक्सपेंसेस जो कि पेड इन एडवांस हैं, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी ऐसा खर्चा जो पे किया जा चुका है, प्री यानी एडवांस में, पहले पे किया जा चुका है, यानी ऐसा खर्चा जो हुआ नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ये 12,000 रुपए का खर्चा जो है वो हुआ नहीं है लेकिन पे कर दिया है आपने, तो ये बन जाएगा मिस्टर मसल के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके जी। और जिम के लिए जो ये 12,000 रुपए हैं, अगर हम जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बन जाएगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ऐसी इनकम जो अर्न नहीं हुई है अभी तक, बस रिसीव हो गई है एडवांस में। इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, यानी ऐसी इनकम जो अर्न नहीं हुई है। अन यानी अपोजिट ऑफ अर्निंग। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको मिल गई है लेकिन अर्न नहीं हुई, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो इस अब मैं यहां पे अगर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का भी तड़का लगा दूं ना, तो कैश बेसिस का अकाउंटेंट क्या बोलेगा, मुझे मतलब नहीं है कि 24,000 कौन से पीरियड से रिलेटेड है, आपने पेमेंट कब किया है, 1 अक्टूबर 2026 को आपने 24,000 रुपए का पेमेंट किया है, मैं पूरा का पूरा खर्चा मिस्टर मसल के लिए अक्टूबर में ही रिकॉर्ड कर लूंगा, और जिम के लिए पूरा का पूरा इनकम 24,000 रुपए की 1 अक्टूबर को ही रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस वाला अकाउंटेंट बोलता है बेटा रुको, थोड़ा सब्र करो, मैं ये देखूंगा कि ये 24,000 रुपए में से कितना अमाउंट हमारे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से रिलेटेड है, सिर्फ उतना ही अमाउंट, यानी कि ये 12,000 रुपए ही मैं मिस्टर मसल के लिए एक्सपेंस और जिम के लिए इनकम रिकॉर्ड करूंगा। बाकी का जो 12,000 रुपए ये रेड कलर वाला है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, वो खर्चा या इनकम रिकॉर्ड नहीं होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा वो हम बाद में समझेंगे, बट इस स्लाइड में, इस पेज में मैं आपको सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम के टर्म से, इसके मीनिंग से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। आई होप ये क्लियर होगा। ये दो एडजस्टमेंट हमने समझ लिए हैं जो उन 4 एडजस्टमेंट्स का पार्ट है, प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम। जब पैसा हमारे पास, जब जाना चाहिए था या आना चाहिए था उससे पहले चला जाता है या आ जाता है, पहले, इसलिए प्री पेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये आई होप ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं बाकी के 2 एडजस्टमेंट्स पे जो हैं जस्ट अपोजिट। वहां पे हमारे पास पैसा या तो पहले आ रहा था या पैसा पहले जा रहा था, यहां पे पहले की जगह बाद हो जाएगा। जब पैसा, जब इसे जाना चाहिए था या आना चाहिए था उसके बाद आया जा रहा है, जब पैसा हमारे पास आना चाहिए था उसके बाद आ रहा है, या फिर जब पैसा हमारे पास से जाना चाहिए था उसके बाद जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। ठीक है, नाम से अगेन समझ में नहीं आएगा, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर टेनेंट यानी एक किराएदार हैं जो एक रेंटेड हाउस में रहते हैं और उसका हर मंथ 10,000 रुपीज का रेंट है। उन्होंने अप्रैल 2026 से जनवरी 2027 यानी अप्रैल से जनवरी यानी 10 महीनों तक का पेमेंट उन्होंने, रेंट उन्होंने पे कर दिया है, मंथली पेमेंट कर दिया। लेकिन फरवरी और मार्च 2027 2 महीनों का जो पेमेंट है वो अभी भी अनपेड है, यानी पे नहीं हुआ। कब तक? 31 मार्च 2027 तक, यानी फरवरी और मार्च दोनों मंथ्स का पेमेंट मार्च मंथ तक पे नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अब चलो वापस उसको वैसे ही समझते हैं जैसे हमने पिछला एग्जांपल समझा था। हमारे पास पूरा ये 1 साल है, 12 महीनों का पीरियड है जो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2026 से जनवरी 2027। ये तो हो गया 10 महीनों का पीरियड जिसके लिए पेमेंट किया जा चुका है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026-27 एंड पेड 1,00,000 रुपए, 10,000 इंटू 10 मंथ्स। दूसरा पीरियड कौन सा है? फरवरी 2027 से मार्च 2027, इसको भी हम एक्सपेंस बोलेंगे।
एक्सपेंस है ये भी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से रिलेटेड, बट इट इज नॉट पेड। 20,000 रुपए, 10,000 इंटू 2। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम इसको एक्सपेंस क्यों बोल रहे हैं? बेटा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भले ही पेमेंट नहीं किया हो मिस्टर टेनेंट ने, लेकिन घर को यूज किया है, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश पेमेंट या कैश रिसीव्ड को कंसीडर नहीं किया जाता। वो बस ये देखता है कि खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। खर्चा इस केस में हुआ है पूरे अप्रैल 2026 से लेकर यहां से यहां तक, यानी कि अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो 12 मंथ से रिलेटेड जो रेंट का खर्चा है वो बैठता है 1,20,000 रुपए। पूरे 1,20,000 रुपए के खर्चे को रिकॉर्ड किया जाएगा, ना सिर्फ 1,00,000 को। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में मिस्टर टेनेंट के लिए खर्चा कितना हुआ? वो हुआ 1,20,000। दिस 1,00,000 जो पे किया जा चुका है, एंड दिस 20,000 जो पे किया जाना बाकी है, बट खर्चा हो चुका है। ठीक है, तो ये 1,20,000 रुपए मिस्टर टेनेंट के लिए एक्सपेंस बन जाएंगे। और अगेन मिस्टर ओनर के लिए भी सेम बात होगी। भले ही मिस्टर ओनर के पास सिर्फ 1,00,000 रुपए ही आए हैं 10 महीनों के, लेकिन बाकी 2 महीनों के लिए भी, यानी फरवरी और मार्च के लिए भी उन्होंने अपना घर रेंट पे दिया है, तो उन्होंने सर्विस दे दी है। इनकम तो अर्न कर ली है, बस पैसा आना बाकी है। इसीलिए पूरा 1,20,000 रुपए हम उनके इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्वेश्चन यही आता है कि सर ये 20,000 रुपए किस तरीके, इसको हम क्या बोलेंगे? 20,000 रुपए जो है वो बोले जाएंगे मिस्टर टेनेंट के लिए एक ऐसा खर्चा है जो हो गया है बट पे नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ऐसा खर्चा जो ड्यू हो गया है, जो इनकर हो गया है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया। शॉर्ट में इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? और यही चीज मिस्टर ओनर के लिए क्या बन जाएगी? इनकम अर्न्ड। जो इनकम अर्न तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है अभी तक, जिसको हम बोलेंगे एक्रूड इनकम शॉर्ट में। ठीक है, ऐसी इनकम जो अर्न कर ली है मिस्टर ओनर ने, लेकिन उसका पेमेंट आपके पास आना बाकी है, ओनर के पास आना बाकी है, यानी कि वो फ्यूचर में मिलेगा। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये हो जाएगा हमारा एक्रूड इनकम। तो हमने यहां पे चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में घुसने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक स्लाइड और है इसी से रिलेटेड, जिसमें आपके बाकी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी समराइज्ड स्लाइड है, जिसको आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। अगर आप इसको सिर्फ एक ग्लांस में रिवाइज करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट स्लाइड फॉर इट। ठीक है, चलो देखते हैं। एडजस्टमेंट का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है ये? ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है बट उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इसका रिकॉर्ड, इसका पीएनएल ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक्चुअल अमाउंट पेड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी हम ऐड कर देते हैं। याद करो, इससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल, रेंट वाला एग्जांपल, उसमें हमने क्या किया था? 1,00,000 रुपए का पेमेंट कर दिया था मिस्टर टेनेंट ने, 20,000 रुपए का बाकी था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। तो हमें इसको रिकॉर्ड करना है पूरे 1,20,000 रुपए को। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 1,00,000 में 20,000 रुपए ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस का अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पीएनएल ट्रीटमेंट क्या होता है? एड इन अमाउंट पेड। 20,000 रुपए को 1,00,000 में ऐड कर दो, इस तरीके से पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। बैलेंस शीट ट्रीटमेंट ये अलग है, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में बैलेंस शीट ट्रीटमेंट को नहीं समझा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ना, वो करंट लाइबिलिटी होता है। क्यों? अब आपको जाना पड़ेगा अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जहां पे हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज की डेफिनेशन को पढ़ा था। उसमें क्या था कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस कुछ पे करने के लिए लाइबल होता है, या कोई सर्विस देने के लिए लाइबल होता है, ऑब्लिगेशन होती है उसके ऊपर, और इट इज ड्यूटी टू पे या ड्यूटी टू प्रोवाइड, उसको हम लाइबिलिटी कॉल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसलिए है क्योंकि ये लाइबिलिटी क्यों बनता है? बिकॉज
business is liable to pay the amount in future. It is the duty of business to pay this amount in future. इसीलिए ये इसकी लाइबिलिटी बन जाती है. करंट इसलिए क्योंकि वो 12 महीनों से कम में सेटलमेंट होने वाला है इसका, इसलिए इसको करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं. एग्जाम्पल उसी तरह का एग्जाम्पल है बट यहां पे कुछ अलग लिया हुआ है मैंने. कोचिंग बिल्डिंग का जो रेंट है वो मार्च के मंथ के लिए 31 ऑफ मार्च तक पे नहीं किया गया, तो मार्च मंथ में ये खर्चा हो गया है बट पेमेंट नहीं हुआ, इसीलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा. क्लियर है. दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या होता है सर? हमने पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू नहीं हुआ बट पे हो चुका है, या फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस. एक्सपेंस पेड इन एडवांस इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. कैसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं? मिस्टर मसल ने 24,000 रुपए का पेमेंट कर दिया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अगर हम खर्चा कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने एक्स्ट्रा 12,000 रुपए को माइनस किया था 24,000 रुपए में से, और एक्सपेंस जो था वो सिर्फ 12,000 रुपए बचा था. राइट. इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको हम लेस करते हैं अमाउंट पेड में से. 24,000 में से 12,000 माइनस करो, बाकी का ही 12,000 रुपए एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? ये करंट एसेट बन जाएगी. क्यों? अब आपको जाना पड़ेगा एसेट की डेफिनेशन पे. कोई भी ऐसी चीज जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है वो उस बिजनेस की एसेट बन जाती है. ठीक है. आपने एक ऐसा पेमेंट कर दिया है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है. वो जो 12,000 रुपए आपने एडवांस में पे किए हैं उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए ये आपकी एसेट बन जाती है. 12 महीनों से पहले मिलने वाला है इसलिए ये आपकी करंट एसेट बन जाती है. क्लियर है. इसका भी एक एग्जाम्पल, कोचिंग बिल्डिंग का जो रेंट है वो आपने अप्रैल मंथ का पेमेंट कर दिया एडवांस में ही मार्च में, यानी कि मार्च में आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया जिसका बेनिफिट आपको अप्रैल में मिलने वाला है, इसीलिए ये आपकी करंट एसेट बन जाती है. ठीक है. थर्ड है हमारा एक्रूड इनकम. ये कौन सी इनकम है सर? ये है जो इनकम अर्न कर ली गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, इसको रिकॉर्ड किया जाता है. अब आपको वापस आना पड़ेगा टेनेंट और ओनर वाले एग्जांपल में. ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मिले सिर्फ 1,00,000 रुपए हैं, लेकिन 20,000 रुपए भी उसने अर्न तो कर ही लिए हैं, पैसा भले ही ना आया हो. तो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, 20,000 रुपए वाला अमाउंट जो ओनर के पास नहीं आया, इसको रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ओनर की टोटल इनकम हमने 1,20,000 कैलकुलेट करी थी, और वो कैसे करी थी? 1,00,000 जो उसको मिल चुका है उसमें ऐड कर दिया था हमने 20,000 रुपए का अमाउंट. तो कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं? ऐड इन अमाउंट रिसीव्ड. 1,00,000 रुपए में 20,000 रुपए को आप ऐड कर दो, तब वो आपका पीएनएल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा. और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? ये आपकी करंट एसेट बन जाती है. क्यों? क्योंकि ओनर के पास ये राइट है कि वो 20,000 रुपए टेनेंट से कलेक्ट करेगा फ्यूचर में, रिकवर करेगा फ्यूचर में. ओनर का ये राइट है. जहां पे भी राइट की बात हो जाती बात आती है वो एसेट में क्लासिफाई होता है, और करंट में इसलिए क्योंकि वो 12 महीनों से पहले रिकवर हो जाएगा. करंट एसेट्स बिकॉज बिजनेस हैज राइट टू रिसीव द अमाउंट इन फ्यूचर. एग्जाम्पल, कोचिंग फीस कुछ स्टूडेंट से नहीं आई मार्च मंथ की, यानी कि कोचिंग फीस वो अमाउंट स्टूडेंट से फ्यूचर में रिकवर करने वाली है, फ्यूचर में कलेक्ट करने वाली है, तो ये कोचिंग का राइट हो गया, इसीलिए वो उसके एसेट में क्लासिफाई हो जाएगा. क्लियर. लास्ट एंड फोर्थ, अनअर्न्ड इनकम. इनकम ऐसी जो अर्न नहीं हुई है लेकिन रिसीव हो गई है. अब अगेन हम जिम वाले एग्जांपल पे जाते हैं. जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12,000 रुपए का ऐसा अमाउंट है जो उसने रिसीव तो कर लिया है लेकिन अर्न अभी तक नहीं किया, क्योंकि वो फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर या फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो जब हमने जिम की इनकम रिकॉर्ड की थी पीएनएल में, तो हमने सिर्फ 12,000 रुपए रिकॉर्ड किया था. कैसे? 24,000 रुपए टोटल मिले, उसमें से 12,000 रुपए हमने माइनस कर दिए थे जो फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड थे. बाकी का बचा हुआ 12,000 रुपए ही हमने अपने इनकम में, जिम ने अपनी इनकम में रिकॉर्ड किया था. तो आप उसको माइनस कर दो टोटल अमाउंट रिसीव्ड में से.
और आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट P&L का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। करंट लाइबिलिटी, क्यों? क्योंकि जिम इज लाइबल टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। अगेन यहां पे लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की बात आ गई। अब जो पैसा जिम को एडवांस में मिल गया है, जिम की ये लाइबिलिटी है कि वो उसके अगेंस्ट में सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करवाएगी, इसीलिए इसको करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई कर देते हैं। यहां पे जो एग्जांपल है वो ये है कि कोचिंग फीस कुछ स्टूडेंट से अप्रैल में रिसीव हो गई, नहीं, अप्रैल मंथ की फीस मार्च में ही रिसीव हो गई, यानी एडवांस में रिसीव हो गई। ऐसा अमाउंट रिसीव हो गया जो आपने अभी तक कमाया नहीं है, अर्न नहीं किया, और उसके अगेंस्ट में आप सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे, इसलिए ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ये एक ऐसी स्लाइड है जो सिर्फ 2 या 3 मिनट लेगी, बट आपके पूरे कॉन्सेप्ट को, चारों एडजस्टमेंट को अच्छे से रिवाइज करवा देगी। एक सिंपल सा नोट कि ये सारे जो एडजस्टमेंट है, ये चारों जो एडजस्टमेंट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेसिस से रिलेटेड है। ये एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि एक्रूअल बेसिस में इन सबका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कैश बेसिस में यार कोई मतलब ही नहीं है इन सबके एडजस्टमेंट का, क्योंकि कैश तो सिर्फ रोकड़े पे ध्यान देता है, कब मेरे पास पैसा आया, कब मेरे पास से पैसा गया, दैट्स इट। तो ये सब जो P&L ट्रीटमेंट है, ये सब जो बैलेंस शीट ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में ही फॉलो होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड जो है यार, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने अभी तक पढ़ा है चारों एडजस्टमेंट के बारे में, उनको मैंने प्रॉपर लैंग्वेज का नोट्स बना दिए हैं जो आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। आपसे अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं, उसका एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट P&L और बैलेंस शीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस, इसी तरीके से एक्रूड इनकम, इसी तरीके से अनअर्न्ड इनकम, चारों की डेफिनेशन, उनका एग्जाम्पल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। लेकिन आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट डू अ सिंपल रीडिंग, क्योंकि आप समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम इस स्लाइड पे ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले, हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर एग्जाम्पल। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है भी तो वो यहां पे क्लियर होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ठीक है यार, हमें ना कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, और वो ट्रांजैक्शंस हैं मार्च मंथ से रिलेटेड, मार्च 2027। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये? फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, यानी 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होके मार्च 2027 पे वो खत्म हुआ होगा। फाइनेंशियल ईयर हो गया ये 26-27। क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं? टोटल सेल्स हुई है 3 लाख रुपए की, लेकिन इस 3 लाख रुपए में 30,000 रुपीज की क्रेडिट सेल्स भी कवर्ड है, इंक्लूडेड है। इसी तरीके से टोटल परचेज का अमाउंट है 2 लाख रुपए, लेकिन इसमें से 20,000 रुपए का अमाउंट क्रेडिट परचेज है, जिसके लिए आपने पैसा अभी तक दिया नहीं है। अमाउंट आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए पे कर दिया है 10,000 रुपए, लेकिन ऐसा भी कुछ अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का मार्च मंथ से ही रिलेटेड जो आपने पे नहीं किया है, बट नॉट पेड, 5,000 रुपए। ठीक है, टोटल पेमेंट फॉर सैलरी इंक्लूडिंग 5,000 फॉर अप्रैल 2027, यानी टोटल पेमेंट आपने 15,000 रुपए का किया है, जिसमें से 5,000 रुपए अप्रैल 2027 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, और बाकी का जो 10,000 है वो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, मार्च 2027 से रिलेटेड है। ठीक है, आपसे वो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस इफ द बिजनेस फॉलोज कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। दोनों ही बेसिस को फॉलो करके आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बिजनेस का। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। पहला ट्रांजैक्शन है सेल्स का। ठीक है जी, सेल्स वाला, अब सेल्स का अमाउंट टोटल कितना है? 3 लाख रुपए, पर कैश बोलता है, कैश बेसिस बोलता है पैसा आ गया क्या? नहीं सर, पैसा पूरा तो नहीं आया है, क्योंकि 30,000 रुपए का उधार माल बेचा गया है। तो पैसा कितना आया? 2,70,000 रुपए। कैश बेसिस बोलता है मेरे को 3 लाख से मतलब नहीं है, मुझे 2,70,000 रुपीज से मतलब है, विच इज 3 लाख माइनस 30,000। ठीक है, लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है पैसा आया है या नहीं आया, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। क्या सेल्स मार्च मंथ में हुई है? यस, तो पूरा मैं 3 लाख रुपए रिकॉर्ड करूंगा। ये क्लियर है? अब बाकी के खर्चे, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसलिए सेल्स में से बाकी के सारे खर्चे माइनस होंगे, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है लेस परचेजेस।
परचेज के साथ भी सेम सिनेरियो, टोटल परचेज तो 2 लाख रुपए की हुई है, लेकिन कैश बेसिस बोलता है सारा पैसा चला गया क्या? नहीं सर, पैसा गया है 2 लाख में से 20,000 कम, यानी 1,80,000, बाकी का 20,000 क्रेडिट परचेज है। तो यहां पे कैश बेसिस वाला अकाउंटेंट सिर्फ 1,80,000 रुपए ही रिकॉर्ड करेगा, लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलेगा कैश आया, कैश नहीं गया हो, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या पूरा 2 लाख रुपए मार्च मंथ से रिलेटेड है? यस सर, तो मैं पूरा 2 लाख रुपए रिकॉर्ड करूंगा। थर्ड आइटम है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इसमें 2 आइटम्स दिए गए हैं हमें। पहला अमाउंट पे हो गया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 10,000 रुपए, तो कैश बेसिस तो खुश हो जाता है यहां पे कि भाई मुझे तो पता लग गया कि भाई 10,000 रुपए का पेमेंट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए, मैं तो वही रिकॉर्ड कर लूंगा बस। लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है बेटा रुको, थोड़ा सब्र करो, एक और लाइन दी गई है जिसमें क्या बोला गया है कि मार्च मंथ में और 5,000 रुपए का ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ था जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो एक्रूअल बेसिस क्या बोलेगा, पेमेंट भले ही ना हुआ हो लेकिन खर्चा मार्च मंथ से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। टोटल खर्चा जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का वो मार्च मंथ का 15,000 रुपए है। क्लियर है? लास्ट आइटम सैलरी वाला। सैलरी के लिए सिर्फ एक लाइन दी गई है, लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि टोटल जो पेमेंट हुआ है, टोटल पेमेंट कितना हुआ है? 15,000 रुपए का। अगेन कैश वाला यहां पे खुश हो जाता है, मेरे को तो ये बता दो यार टोटल पेमेंट कितना हुआ है? 15,000 रुपए, मैं पूरा 15,000 रुपए रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है रुको, इस 15,000 रुपए में से 5,000 रुपए का खर्चा ऐसा है जो नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए रिकॉर्ड करूंगा, यानी 15,000 माइनस 5,000, ये हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। अब ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है ना, ये समझने वाली बात है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस यहां पे पेमेंट हुआ 10,000 रुपए का, लेकिन 5,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। 5,000 रुपए को हमने 10,000 रुपए के पेमेंट में 5,000 रुपए को और ऐड कर दिया, इसीलिए 15,000 रुपए का अमाउंट यहां पे लिखा गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो ड्यू हो गया है बट पेमेंट नहीं हुआ, पर एक्रूअल बेसिस में वो कवर होता है, रिकॉर्ड होता है। उसी तरीके से ये वाला जो केस है वो है प्रीपेड एक्सपेंस का। टोटल पेमेंट भले ही 15,000 रुपए का हुआ है, लेकिन उसमें से 5,000 रुपए ऐसे हैं जो पे कर दिया है आपने एडवांस में। हो सकता है आपके किसी एम्प्लॉय ने आपसे एडवांस सैलरी मांगी हो, तो आपने अप्रैल मंथ की सैलरी मार्च मंथ में ही पे कर दी, तो वो हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस, जो रिकॉर्ड नहीं होता, कंसीडर नहीं होता एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इसीलिए हमने यहां पे 15,000 माइनस 5,000, 10,000 रुपीज को रिकॉर्ड किया है। तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना हुआ बच्चों? प्रॉफिट का अमाउंट हुआ 65,000 इन कैश बेसिस एंड 75,000 इन एक्रूअल बेसिस। अब आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे होंगे ट्रांजैक्शंस यहां पे सेम दिए हुए हैं, बस उनका रिकॉर्ड करने का टाइमिंग अलग अलग है, इसीलिए प्रॉफिट भी अलग अलग कैलकुलेट हो रहा है। क्लियर है? इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसीलिए मैंने इसको मास्टर एग्जाम्पल का नाम दिया है। एक और मास्टर एग्जाम्पल हम समझेंगे, उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है? उसमें हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन दी है कि मार्च में टोटल मिला के जो इनकम मिली है हमें, अमाउंट जो मिला है हमें, रिसीव हुआ है, वो 2,80,000 रुपए इतने का कैश आपको मिला है, बेसिकली टोटल 2,80,000 रुपीज। तो कोचिंग फीस रिसीव्ड, दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या रखा? 2,80,000 रुपए रिसीव हो गए, कोचिंग फीस रिसीव्ड। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? कोचिंग फीस फॉर मार्च अर्नड बट नॉट रिसीव्ड बाय 31 मार्च। ये कौन सा एग्जांपल हो गया? एक्रूड इनकम का, यानी इनकम अर्न हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई। मार्च मंथ में टोटल 30,000 की ऐसी फीस थी जो अर्न हो गई है, लेकिन बच्चों ने अभी तक पे नहीं करी है। कैश बेसिस बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं है, रोकड़ा आया नहीं आया तो मैं इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है भले ही कैश ना आया हो, लेकिन इनकम ये मार्च मंथ से रिलेटेड है, इसीलिए मैं उसको अपने इनकम अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है? थर्ड पॉइंट ये हो गया हमारा एक्रूड इनकम का एग्जांपल, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तीसरा जो केस है वो है
कोचिंग फीस रिसीव्ड इन मार्च, जो रिसीव हो गई है और इस 2,80,000 में इंक्लूडेड है, रिसीव्ड इन मार्च फॉर अप्रैल क्लासेस, अप्रैल 2027 क्लासेस, यहां पे इसको आप इग्नोर कर देना, अप्रैल 2027 क्लासेस 20,000 रुपीज, यानी कि 20,000 रुपए का अमाउंट जो इस 2,80,000 में कवर्ड है, ऐसा है जो है तो अप्रैल मंथ से रिलेटेड, लेकिन हमको रिसीव मार्च में ही हो गया है। दिस इज द केस ऑफ अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अर्न नहीं हुई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस अगेन हाथ खड़े कर देता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसा आ गया ना तो मैं तो इसको अपनी इनकम में रिकॉर्ड करके चलूंगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, पैसा भले ही आ गया हो लेकिन ये मार्च मंथ की इनकम नहीं है, इसलिए मैं इसको अपने इनकम के अमाउंट से एक्सक्लूड कर दूंगा। इसलिए जो इनकम का अमाउंट निकलेगा वो तो सिंपल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 2,80,000 निकल जाएगा। इसमें ना ही हमने एक्रूड इनकम का कोई एडजस्टमेंट किया, ना ही हमने अनअर्न्ड इनकम का कोई एडजस्टमेंट किया, यहां पे जीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने दोनों एडजस्टमेंट करे हैं, तो इसके हिसाब से जो इनकम का अमाउंट होगा दैट विल बी 2,90,000 रुपीज। आई होप ये भी क्लियर होगा। इसमें हमने उन चारों एडजस्टमेंट को दोबारा से एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ समझ लिया है, ठीक है। आई होप यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी, अगर नहीं है आई वुड सजेस्ट आप वीडियो को दोबारा देख लो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप डाउट में मत रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके जी, अगर यहां तक आपको सब कुछ समझ में आता है तो बाकी की चीजें तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स हैं जो आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट हम सब कुछ समझ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर भी इस स्लाइड्स पे हम नजर डाल लेते हैं। व्हाट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो साहब एक बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए उस बिजनेस के इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ता है, बड़ी सिंपल सी बात है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बताता है, इट रेफर्स टू द मेथड, कौन कौन से, कैश और एक्रूअल, दैट डिटरमाइंस द टाइमिंग, कि हमें रिकॉर्ड कब करना है ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, एक इनकम को कब रिकॉर्ड करना है, एक एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है, इसके टाइमिंग को बताने वाला ही है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, इट डिसाइड्स कि एक इनकम कब अर्न हुई है, एक एक्सपेंस कब इनकर हुआ है, ठीक है। और दोनों ही अलग अलग बेसिस जो हैं वो अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, वो तो हमने एग्जांपल में देख लिया था। एक में 65,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा था, एक में 75,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा था, क्योंकि दोनों में ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करने का टाइम अलग अलग है, ठीक है। ओके, दो तरह के बेसिस होते हैं जो हमने समझ लिए, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आप इस पेज को यूज करके उसका जवाब दे सकते हैं, चीटिंग करके नहीं, समझ के। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। बिल्कुल सही बात है, हमने समझ लिया। ये की फीचर क्या है, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, expenses are recorded when cash is paid, focus on cash receipt and payment, not on earning of income, incurring of expense। इसको कोई मतलब नहीं है कि वो इनकम कब अर्न हुई है, एक्सपेंस कब इनकर हुआ है, इसको बस कैश के आने या जाने से मतलब है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस फॉर विच कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड और पेड आर इग्नोर्ड कंप्लीटली, इनको उस ट्रांजैक्शन से मतलब ही नहीं है जो उधारी में हुए हों, जिसमें कैश का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ हो, ठीक है। ओके जी, अब इसमें वेरियस एडजस्टमेंट्स, जो हमने 4 एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसा जो ड्यू हो गया है बट पे नहीं हुआ, यानी कैश का कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसी तरीके से एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो अर्न हो गई है लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, तो कैश बेसिस उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि देयर इज नो कैश मूवमेंट। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है, जो हुआ नहीं है, ऐसा खर्चा ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने पेमेंट कर दिया इन एडवांस, लेकिन पेमेंट कर दिया मतलब कैश मूवमेंट यस, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने अर्न नहीं की है लेकिन उसका आपको पैसा मिल गया है, तो कैश मूवमेंट तो हो गया ना, इसलिए इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है।
ठीक है, ये वही चीजें हैं जो हमने समझी थी। अब इसका हम एडवांटेज और बेनिफिट समझ लेते हैं। हालांकि कैश बेसिस इज नॉट एडवाइजेबल, कैश बेसिस को हमारा कानून, देश का कानून भी मना करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मना करते हैं कि आपको कैश बेसिस नहीं फॉलो करना चाहिए। बट उसके एडवांटेज क्या है? ये सिंपल होता है यार। आप अगर आज थोड़ा सा ये किसी 8th 9th क्लास के बच्चे को भी समझा देंगे, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि यार कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते कैसे हैं। तो दिस इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैश पे फोकस करता है। इसमें हमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कुछ करना ही नहीं पड़ता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्ड इनकम, इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेसिस में किए जाते हैं। सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैश में होते हैं, वो लोग इस बेसिस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? अब देखो, हमने चैप्टर नंबर 3 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक कॉन्सेप्ट समझा था, मैचिंग प्रिंसिपल। वो क्या कहता था कि हमें सभी खर्चों को उसी समय रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब उससे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन यहां पे उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ कैश पे। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मे नॉट शो द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अगेन ये कैश पे फोकस करता है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो ट्रांजैक्शन कौन से पीरियड से रिलेट करता है। इसलिए ना ही करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है और ना ही ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट होती है। ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। ये भी सेम चीजें हैं जो हमने समझी थी। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड, जिस पीरियड से वो रिलेट करती हैं, रिस्पेक्टिव कि कैश उसके लिए गया है या कैश आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है? कि वो कौन से पीरियड से इनकम और एक्सपेंस रिलेट करती हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न, जिस पीरियड से रिलेटेड इनकम है उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेम एक्सपेंस, दे आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इवन इफ कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड और पेड। ठीक है, फोकसेस ऑन द अकाउंटिंग पीरियड। आपको याद होगा 26 27 में 12,000 रुपए, 27 28 में 12,000 रुपए। अकाउंटिंग पीरियड पे ये फोकस करता है rather than कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। भले ही 24,000 रुपए चले गए थे, लेकिन 12,000 रुपए ही रिकॉर्ड किए थे हमने, क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करता है। ठीक है, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चा तो हो गया है, भले ही पेमेंट उसका नहीं गया हो। सेम एक्रूड इनकम, यानी इनकम तो हो गई है, भले ही पेमेंट उसका नहीं मिला हो हमें, इसलिए इन दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। पर प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि जो खर्चा हुआ नहीं है, आपने बस पे कर दिया, उसको हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। उसी तरीके से अनअर्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको मिल गई है लेकिन अभी तक आपने अर्न नहीं करी, उसको भी हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? वेरी वेल। इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो, ये अब वहां के जो भी लिमिटेशंस थी ना कैश बेसिस की, वो इसको उन लिमिटेशंस को एक्रूअल बेसिस खत्म कर देता है। वहां पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता था, दिस फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इनकम्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द अकाउंटिंग पीरियड जिससे वो रिलेट करते हैं, और यही मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो कैश बेसिस नहीं कर रहा था। वाइडली यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने बोला था ना, इंडिया का कानून, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी एक्रूअल बेसिस को फॉलो करने पे फोकस करते हैं, इसलिए ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किया जाता है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? एज सच वैसे कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं उन 4 रीजंस के लिए: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्ड इनकम, एक्रूड इनकम। इन चारों से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी डिफिकल्ट ज्यादा है, जिसमें ये कैश बेसिस के कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा है, क्योंकि यार वो तो इतना सिंपल है कि आप अगेन एक विदाउट अकाउंटिंग नॉलेज रखने वाले बंदे को भी अगर आप बोल दोगे तो वो भी कर लेगा। लेकिन इसको करने के लिए
प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत पड़ती है जो अब आपके पास है। आप एक्रूअल बेस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन कैश बेसिस तो कोई भी कर सकता है क्योंकि वो सिंपल है। इसके लिए प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, सेम उन्हीं रीजंस से जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। मीनिंग, transactions are recorded when the cash is received or paid, transactions are recorded when income is earned or expenses are incurred। देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, 4-5 बेसिस पे आप इनके डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से समझ लेना एक बार। आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, बस इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग बेसिस, यहाँ पे कैश फ्लो है, यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, ये चारों का जो हमने उस टेबल में, समरी टेबल में डिस्कस किया था, उसका यहाँ पे हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो नहीं होता, यहाँ फॉलो होता है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कम, यहाँ पे एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं होता, यहाँ पे मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट होता है। फाइनेंशियल पोजीशन मे नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे रिलायबल फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये थोड़ा सिंपल है, इजी टू मेंटेन है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स है। सुटेबिलिटी, ये सिर्फ छोटे बिजनेसेस जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ वो फॉलो करते हैं, ये बाकी सभी जगह फॉलो किया जाता है। क्लियर है? वेरी वेल। अब हम बस देख लेते हैं कि एग्जाम्स में छोटे से लेकर बड़े किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। बट क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, एक एक फीचर बता दो दोनों का। ठीक है, विच बेसिस रिकॉर्ड्स इनकम व्हेन इट इज अर्नड, फॉर श्योर एक्रूअल बेसिस। विच बेसिस रिकॉर्ड्स एक्सपेंस व्हेन दे आर इनकर्ड, obviously accrual basis of accounting. Give one advantage and limitation of cash basis and accrual basis. Which accounting basis is generally accepted under accounting standard, accrual basis of accounting. Which accounting basis is followed by most organization, accrual basis of accounting. Under which basis are only cash transactions recorded, cash basis of accounting। बहुत सिंपल, ये सब हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। अगर थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन एनी 3 बेसिस, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। स्टेट एनी 3 एडवांटेज एंड 3 लिमिटेशंस ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, सब पढ़ के आ चुके हैं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इन सब का। ठीक है, कुछ और तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। व्हाई इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोर सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों बॉस? क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करता है, मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। हम सिर्फ कैश को बेस नहीं मानते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। ए बिजनेस फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैन इट शो द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, गिव रीजंस। अब देखो यहां पे आपको क्या बताना पड़ेगा, यहां पे कैश बेसिस के लिमिटेशंस बता के ये बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर एक बिजनेस कैश बेसिस फॉलो करता है तो इन रीजंस की वजह से ये करेक्ट पिक्चर आपको बिजनेस के फाइनेंस परफॉर्मेंस की नहीं दे पाएगा। वाई शुड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी रिकॉर्डेड इवन इफ दे आर अनपेड। अब यहां पे आपको एक्रूअल बेसिस का एग्जांपल लेना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो इनकर हो चुके हैं, सिर्फ कैश सेटलमेंट बाकी है। और हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है जो एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है, और एक्रूअल बेसिस में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कवर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हाउ डज एक्रूअल अकाउंटिंग हेल्प्स इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। इसमें आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस लिखने पड़ेंगे कि ये मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, और वाइडली यूज होता है सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, इसीलिए कंपेरेबल भी बनाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको 4-5 पॉइंट्स लिख के आपको ये बोलना है कि इसी तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल बनती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को हेल्प होती है। ठीक है, ए फर्म अर्नड इनकम ड्यूरिंग द ईयर बट डिड नॉट रिसीव, ये कौन सी इनकम हुई है हमारे पास, जो अर्न हो गई है बट रिसीव नहीं हुई, एक्रूड इनकम, शुड इट बी रिकॉर्डेड, व्हाई, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बात पे फोकस कर रहा हूं कि टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो, और उसके लिए आपके पास बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं। नीचे दिए हुए लिंक को यूज करो, नोट्स डाउनलोड करो और उनका फायदा उठाओ। अगर आप 3 महीने के बाद बिना इन 3 महीनों में बिल्कुल नजर मत डालो और 3 महीनों के बाद नोट्स को खोल के देखोगे, आपके लिए वो एक तरह से फ्रेश स्टार्ट हो जाएगी। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं नहीं चाहता वो आप स्ट्रगल फेस करो। अपने आप को तैयार करते रहो, रिवाइज करते रहो, ताकि एग्जाम आने पर एकदम से प्रेशर ना आ जाए। ये बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग कवर करेंगे। वो भी एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।